आज हम लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की स्टडी करेंगे। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो बच्चों, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इफ यू रिमेंबर कि कल मैंने लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में सिग्निफिकेंट तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द रिएक्शन विच कंप्लीट ऑन इट्स ओन, रिएक्शन विच अकर ऑन इट्स ओन। बिल्कुल नेम मतलब ये मीनिंग के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। और बाय इनिशिएशन। एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगे? जो प्रोसेस बिना एक्सटर्नल फोर्स के नहीं हो सकते हैं, बिना किसी कंडीशन के नहीं हो सकते हैं, और जैसे वो कंडीशन हटा लो वो प्रोसेस रुक जाता है। अब इसको समझते हैं। नंबर वन, अगर आप बच्चों शुगर को वाटर में डिजॉल्व करो, तो जब शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो क्या आपको बहुत वर्क करना पड़ता है? क्या अपने आप डिजॉल्व नहीं हो जाती है? यस या नो? यस यस सर। यस सर। ओके, सो शुगर को जो वाटर में ऐड करते हो तो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस या डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन मतलब डिजॉल्व होना। तो शुगर सर का डिसोल्यूशन। हाँ, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इज ए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? सर स्पॉन्टेनियस। हाँ, सर नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों बेटा, शुगर को अगर पानी में डाल दो तो वो अपने आप डिजॉल्व नहीं होती रहती है वाटर में? सर बट टाइम भी तो लेती है वो। क्या? सर टाइम भी तो हाँ, अपने तो आप सॉल्व होगी तो। टाइम की बात तो नहीं की गई ना बेटा, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं द प्रोसेस विच अकर ऑन इट्स ओन और बाय इनिशिएशन। उसको सर हमें वो भी तो करना पड़ता है, स्टील भी तो करना पड़ता है, वरना कैसे होगा? नहीं करो ना, मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना। आप ना शुगर को रख दो और थोड़ा टाइम दे दो, अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी वो। नॉर्मल वाटर में। नॉर्मल की रूम टेम्परेचर पे डिजॉल्व नहीं हो सकती है। अब वाटर को मान लो आपने कह दिया कि नहीं, हमने जो है -10 डिग्री में कर लिया, तब भी आप आइस में रख दीजिए, शुगर आइस में रख दीजिए, उसमें भी शुगर धीरे धीरे डिजॉल्व होती रहेगी। हो सकता है प्रोसेस थोड़ा लेट हो जाए, पर आपको अब लेट का नहीं पता, लेकिन यह है कि यह प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। ओके सर। या फिर दूसरा, बेटा जब भी आंसर करने के बाद आपको अपने आप को म्यूट कर देना है, डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर, बच्चों बताओ जरा मुझे, इवेपोरेशन इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना है? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस?
Spontaneous. Spontaneous. हाँ, क्या उसमें आप कुछ करते हो? वो जो सी वाटर है या जो भी है वो सराउंडिंग से हीट लेकर के खुद ही इवेपोरेशन करता होता है ना, उसमें हमें कुछ करना पड़ता है क्या बेटा? नहीं करना No, पड़ता ना। sir. तो ये क्या है, सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। और देखो ध्यान से, फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल। बताओ बच्चों, ये कैसा प्रोसेस है? Sir, spontaneous. स्पॉन्टेनियस, राइट। वाटर का हिल से नीचे तरफ आना क्या है? स्पॉन्टेनियस। जो मिक्सिंग ऑफ गैसेस क्या है? Spontaneous process. स्पॉन्टेनियस, राइट। अगर आप इस तरीके से एक बल्ब में गैस ले लीजिए, N2 गैस मान लो यहाँ पर, और दूसरे बल्ब में आप N2O2 गैस ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्टॉप कॉक लगा हुआ है, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो गैस, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ बच्चों, तो क्या गैस अपने आप नहीं मिक्स होंगी या आपको फोर्स लगाना पड़ेगा मिक्स करने के लिए? Yes, sir. अपने आप हो जाएगी. अपने आप हो जाएंगे ना। हाँ, तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Spontaneous. सर फ्लो ऑफ वाटर कोई रिएक्शन है? क्या बेटा? देखो बेटा, सर फ्लो जब मैंने डिफाइन किया था, मैंने एक बार रिएक्शन के हिसाब से बोला, एक बार प्रोसेस के हिसाब से बोला। कोई प्रोसेस है कि नहीं है ये? Yes, sir. है. हाँ, तो प्रोसेस में आता है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब समझने के लिए हमें हर चीज़ को लेना पड़ेगा एक बार। ओके, अभी मैं केमिकल रिएक्शंस में ही आ जाऊंगा। इवेपोरेशन भी तो फिजिकल प्रोसेस है। इवेपोरेशन में कोई मॉलिक्यूल चेंज होता है? बताओ, वाटर लिक्विड से वाटर वेपर ही तो जाते हो, या कोई सॉलिड लिक्विड से वेपर ही जाता है। अब आते हैं रिएक्शन में, कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अगर आप एसिड में बेस ऐड कर दो, क्या बनता है हमेशा? Salt plus water. सॉल्ट प्लस वाटर। और ये रिएक्शन जनरली स्पॉन्टेनियस ही होती है बच्चों। अगर आप एसिड में बेस ऐड कर दो, अपने आप सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, ना तो उसको हीट करना है ना कुछ करना है। दैट इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये अभी वो वो एग्जाम्पल थे। एक सेकेंड। सर हाँ जी, बोलिए। ये अपने आप कैसे हुआ? हमने एसिड और बेस को तो खुद मिक्स किया है ना, वो अपने आप कैसे होगा? तो ऐसे तो कुछ भी अपने आप नहीं होगा, ऐसे कुछ भी अपने आप हो सकता है? आपने लैब में कभी लैब गए हो? आप लैब में जब दो कंपाउंड को जब तक, तो फिर आप फिर वाटर में शुगर भी मत डालो ना। क्या वाटर में शुगर कोई भगवान आके डाल देंगे? दो चीजों को मिक्स करके नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा वो अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर रिएक्शंस के और एग्जांपल दे दो. हाँ, जिससे कि अब देखो ये चीज को तो आप समझ सकते हो। अच्छा बताओ, मेल्टिंग ऑफ आइस। सर स्पॉन्टेनियस. अब इसमें कह दो, हाँ अब ये कह दो कि जी हम आइस को बीकर में रखेंगे नहीं, अपने आप को ही रख दिया करके, तो हैव सम सेंस कि प्रोसेस को, मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब ये नहीं कि हम चीज़ें जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से समझ लें। अच्छा, जैसे कि कुछ रिएक्शन मैं और देता हूँ मैं, लेकिन इन रिएक्शन को टीचर ही बता सकते हैं आपको। जैसे NO प्लस O2, अगर ये दो मिक्स हो, अगर एटमॉस्फेयर में कहीं भी NO प्रेजेंट होगी और एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट है, तो अगर NO प्रेजेंट होगी तो O2 के साथ मिलकर क्या बना लेगी? NO2, एंड दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब ये कह दो कि नहीं एटमॉस्फेयर में NO नहीं है, तब कैसे आ जाएगा? तो फिर NO नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन NO अगर है तो O2 से मिलकर के NO2 बन जाएगा, और NO2 जो होता है बच्चों ब्राउन कलर का होता है। सर ठीक है, सर डेफिनेशन के अंदर इनिशिएशन का मतलब क्या था? अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ
कि वो प्रोसेस जिनको एक बार कहने से स्टार्ट हो जाए वो भी स्पॉन्टेनियस में आते हैं। ये वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा पहले एक चीज मुझे और बताओ, अगर मैं सोडियम के एक पीस को वाटर में ऐड कर दूं, क्या रिएक्शन अपने आप नहीं हो जाएगी बच्चों? यस सर। तभी देखो मेटल की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। याद है बच्चों, 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो क्या बनता था? Yes. NaOH प्लस H2 गैस। क्या कुछ इसमें कुछ करना पड़ता है आपको? मेटल को सिर्फ पानी में ऐड करना पड़ता है, रिएक्शन अपने आप हो गई ना बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, अब ये कह दो कि नहीं सोडियम को हम मेटल में डाल नहीं रहे तब अपने आप होके दिखा दे, तो दिस क्वेश्चन डज नॉट मेक सेंस। ओके, चलो अब आते हैं इनिशिएशन की बात समझते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस where initiation required। देखो बच्चों, अगर एक जनरल सी बात करते हैं हम लोग कि अगर आपको जो पेरेंट है आपके, वो अगर एक बार बोल देते हैं कि बेटा पढ़ो बैठ के, और आप पढ़ने लग जाते हो, दैट इज ऑल्सो ए स्पॉन्टेनियस थिंग्स। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे को बोला गया कि पढ़ाई करो, अच्छा वो बैठ के पढ़ने लगा जब तक उसके सामने पेरेंट्स हैं, और जैसे वो गए वो हट गया, वो कुछ और करने लगा। फिर पेरेंट्स आ गए, फिर उन्होंने बोला कि नहीं पढ़ना है आपको, क्या कर रहे हो, तो फिर पढ़ने लग गया। इसका मतलब क्या है कि विदाउट एक्सटर्नल इफेक्ट वो नहीं पढ़ रहा है। इसे क्या बोलोगे, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस में वो होता है कि जो बिना एक्सटर्नल फोर्स के, बिना एक्सटर्नल एजेंसी के हो ही ना। मतलब जब वो फोर्स हटा लिया जाए तो रिएक्शन रुक जाए, और जब फोर्स लगा दिया जाए तो रिएक्शन होने लग जाए। मतलब कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो प्रोसेस नहीं हो सकता है। दे आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जैसे यस सर। अभी इसे एग्जांपल दिया था आपने, मैंने दिया था कि जो वाटर का हिल से डाउन आना, क्या डाउन से वाटर ऊपर की तरफ जाता है क्या फ्लो करके? नहीं जाता ना। नो सर। लेकिन अगर पहुंचाना हो तो फोर्स लगा के पहुंचा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। यस सर। यस, तो फोर्स लगा के जो चीज़ की जाती है दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। और फोर्स जब हटा लिया जाए तो वो प्रोसेस फिनिश हो जाए। अब ऐसा नहीं कि एक बार अगर फोर्स लगाया जाए और प्रोसेस स्टार्ट होता हो जाए तो फिर वो भी स्पॉन्टेनियस में आएगा। जैसे वेर इनिशिएशन रिक्वायर्ड। अब बताओ मुझे, कंबशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शन बच्चों स्पॉन्टेनियस होती हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, अब देखना ध्यान से। अगर फ्यूल है, अब पेट्रोल है बच्चों, क्या वो अपने आप बंद कर जाता है क्या? नो सर, हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती हाँ, लेकिन एक बार आपने उसको हीट दे दी, क्या फिर उसके बाद वो रुकेगा? है। नो सर। कब तक बंद करता रहेगा, जब तक सारा बर्न नहीं हो जाता। हाँ। बर्न नहीं हो जाता। तो इसका मतलब कि जिसमें इनिशिएशन रिक्वायर्ड है, अगर इनिशिएशन दे दी गई यानी कि इग्निशन दे दिया गया तो वो बर्न करने लगेगा। ठीक है, और बर्न करता रहता है। तो इसलिए बर्निंग ऑफ फ्यूल में इनिशिएशन जो पड़ती है, हमको हीट देना एक बार पड़ता है। ठीक है, तो बर्निंग जैसे कि मीथेन का बर्निंग हो गया, बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर 1 एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोल जो भी कह सकते हो। बर्निंग ऑफ कोल इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, C+O2 से CO2। ओके,
मीथेन को बर्न करना हो CH4 प्लस O2 से बन जाएगा CO2 प्लस 2H2O लिक्विड। जनरली कंबशन प्रोसेस जो होते हैं वो क्या होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस। इसमें हमेशा क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। अच्छा, बर्निंग ऑफ कैंडल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? एक बार उसको इग्नाइट कर दो फिर अपने आप बर्न होती रहती है ना बच्चों। यस सर। हाँ, तो इसमें भी इनिशिएशन एक बार चाहिए होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल ऐसे प्रोसेस जिनको एक बार फोर्स दे दिया जाए फिर अपने आप से वो होने लग जाए, वो भी हमारे आते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेसिकली वो होते हैं जो बिना एक्सटर्नल एजेंसी के नहीं हो सकते हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस को कैसे डिफाइन करोगे? अ प्रोसेस विच हैज नो नेचुरल टेंडेंसी टू अकर, है ना। अ प्रोसेस which has no natural tendency to occur, ठीक है, is said to be non spontaneous process। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? क्या मैंने बताया अभी? फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू a hot body, this is not a spontaneous process। बच्चों, डिजोल्यूशन, हॉट टू कोल्ड नहीं जाना चाहिए हीट को। एक मिनट, डिजोल्यूशन ऑफ गोल्ड और सिल्वर इन वाटर, ये स्पॉन्टेनियस है? बताओ, वाटर में गोल्ड या सिल्वर डाल दो कि डिजॉल्व होती है क्या वाटर में गोल्ड या सिल्वर? नो सर। हाँ, नहीं हो सकते ना, दैट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सॉल्ट का आयंस में ब्रेक होना, सॉल्ट आयंस में ब्रेक हो सकते हैं क्या अपने आप? NaCl को अगर आयंस में तोड़ना तो क्या देनी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी, राइट, तब जाके वो क्या होगा, आयन में टूटेगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इस तरीके से हैं। अब मैं कंडीशन पे आता हूँ कि कैसे कौन से प्रोसेस को हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये तो मैंने इसे बता दिया, लेकिन केमिकल रिएक्शन में आप कैसे बताओगे, कैसे ऑब्जर्व करोगे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? सर इसका फर्स्ट सेकंड एग्जांपल फिर से बता दो। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी नहीं होता ना, मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो करती है ना। यस सर। हाँ, सर तो वही बताया मैंने, गोल्ड सिल्वर को वाटर में अगर ऐड करो तो दे डू नॉट डिसॉल्व, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आपको करना है तो गोल्ड को बहुत फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक करना पड़ेगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक आर्क देना पड़ेगा, और जैसे देना बंद करोगे वो फिर से नहीं डिसॉल्व होगा, और बहुत मुश्किल से थोड़ा सर बहुत। अगर आइस को पानी में डालते हैं तो वो
कोल्ड से हॉट में नहीं होती फ्लो, पानी ठंडा हो जाता है। पानी ठंड तो कोल्ड से हॉट में क्या, अगर वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा था तो उसने आइस को टेम्परेचर दिया ना अपना, तभी तो आइस मेल्ट हुई। सर पर कोल्ड से आपने हॉट उसको में भी अलग तो फ्लो आपने हुआ देखो ना पानी। आपने उसको मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर दिया तो वो एक ही बीकर हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि आइस ने वाटर से हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसलिए पूरा 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 सोल्यूशन एक ही टेम्परेचर में तो आ जाएगा। थर्मामीटर में से टेम्परेचर मेजर करोगे तो क्या अलग टेम्परेचर दिखेगा वो आपको। नो सर। और उसके अंदर हो क्या रहा है, उसके अंदर ये हो रहा है कि आइस क्या, और वैसे तो बेसिकली क्या हो रहा है पता है, आइस को वाटर में डालते हो लेकिन तब भी वो वाटर से हीट जो है ले रहा है, लेकिन बेसिकली वो हीट तो सराउंडिंग से ले रहा है मेल्ट होने के लिए। तो हीट उसमें एब्जॉर्ब ही हो यस रही है, सर। हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और अभी भी जो है हाई टेम्परेचर से, और कब तक एब्जॉर्ब होती है, जब तक कि वो रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। ओके सर। अभी मैं इसको समझता हूँ। पहले तो हमें ये तो ऐसे एग्जाम्पल दिए थे सर। जनरल जनरल अवेयरनेस के लिए। अब इसको हम रिएक्शन में कैसे अप्लाई सर करें। हाँ बताइए। सुनिए ना, सर फिर हीट को फ्लो होने में हमने क्या एनर्जी दी उसको? किसको, तो फ्लो, आपने यूं कहा कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट फ्लो होगी, तो उसमें हमने क्या एनर्जी दी एक्सटर्नल? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट फ्लो नहीं होती है, मैंने कहा ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। ओके सर। मैंने कहा ये ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा कराना है तो कुछ प्रोसेस होते होंगे। एक कॉर्नॉट इंजन करके आया था, कुछ चीज़ें से होती होंगी, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल हम बात करें तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन इसको हम केमिकल रिएक्शन में कैसे समझें, हमको इसको केमिस्ट्री में कैसे समझना है, ये तो हमने ओवरऑल बात की है ऐसे, और कुछ ऐसे नाम लिए। ये सब चीज़ें क्यों बताएगी, किसी की आपकी थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का थोड़ा बहुत क्या मीनिंग है। ठीक है। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करता सही से। क्या मैंने ये पॉइंट बोला था, बोलो। यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या है कि क्या फर्स्ट लॉ जिन्होंने इतना लिया दिया है, क्या उनको छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी, इसका मतलब कि इसमें और भी चीज़ें हैं। राइट। सो उसको ओके हम सर। कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन से रिलेट करें, हम अपने सिलेबस में कैसे बात करें कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हम देखते हैं तो कैसे बताएं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ओके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब जितना अभी हमने पढ़ा है उसी से पहले में क्राइटेरिया निकालेंगे। अच्छा बताओ, अभी हमने कौन सा स्टेट फंक्शन सबसे ज़्यादा पढ़ा है, इंथैल्पी पढ़ा है बच्चों, यस या नो। यस सर। अच्छा बताओ, जैसे आप बोलते हो HCl प्लस NaOH, इसको हमने मिला दिया, दैट इज एसिड एंड बेस, एसिड प्लस बेस। हम लोग क्राइटेरिया निकाल रहे हैं जिससे कि आपको याद ना करना पड़े। एसिड और बेस हमने मिला दिया और हमको क्या मिल गया, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके बच्चों। और इसमें क्या रिलीज होती है, एनर्जी। आप इसको, ये एक्सपेरिमेंट की बात है, अगर आप HCl प्लस NaOH मिला दो, एनर्जी विल रिलीज। आप देखोगे थोड़ी देर में बीकर गर्म हो जाता है तो एनर्जी यस रिलीज सर। होगी। कंबशन में CH4 प्लस O2 क्या बनता है, CO2 प्लस 2H2O। इसमें भी क्या रिलीज होती है बच्चों, एनर्जी। बताओ इस प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। और इस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं बच्चों, सर नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा तो ये दोनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, सर स्पॉन्टेनियस है। हाँ। मैंने आपको बताया ना, एसिड और बेस जब भी मिलाते हो सॉल्ट वाटर अपने आप बन जाता है। सर इसमें लेकिन सेकंड ये रिएक्शन में हमने क्या इनिशिएशन दिया, एक बार दोबारा हाँ, बताना। ध्यान देना, पहली रिएक्शन में कोई इनिशिएशन नहीं है,
पहली रिएक्शन बस आपने मिक्स करके छोड़ दिया है, वो अपने आप सॉल्ट वाटर बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन में आपने बस इग्नाइट किया है एक बार, उसके बाद अपने आप फ्यूल बर्न करता रहता है। ठीक है ना? ओके सर। यस सर। फ्यूल को बर्न करने के लिए एक बार तो इग्नाइट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो इतना इनिशिएट, पड़ेगा हाँ, सर। दूसरे में इतना यस इनिशिएट सर। दिया, लेकिन दोनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो हैं, एक में विदाउट इनिशिएशन, एक में इनिशिएशन। अब मुझे बताओ, ये स्पॉन्टेनियस है और इन दोनों की एंथैल्पी चेंज क्या है? नेगेटिव। तो पहला क्राइटेरिया क्या निकल के आ सकता है? एंथैल्पी चेंज। हाँ, एंथैल्पी चेंज। मतलब अगर कोई सोचेगा और अधिकतर प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आ जाए, वो स्पॉन्टेनियस आ जाए, तो इसमें लोग क्या क्राइटेरिया दे सकते हैं? क्राइटेरिया कभी कभी ऑब्जर्वेशन से भी आते हैं ना बच्चों। तो लोग कहेंगे कि अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो वो प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस। और अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। पहला क्राइटेरिया यही था, यही सब बातें सोच करके, जो कि बहुत जल्दी फेल भी हो गया, लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया यही है। अच्छा बताओ, जैसे मैंने कहा कि वाटर जो है डाउन टू अ हिल फ्लो करता है, तो जब वो डाउन टू हिल जा रहा है तो नीचे जाकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? सर कम हो रही है। कम हो रही घट है। वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उसकी। जब HCl प्लस NaOH मिल करके बना रहे हैं एसिड बेस, तो इसमें जो हीट आ रही है वो हीट कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है। सिस्टम की हीट तो कम होगी ना, सराउंडिंग में जाएगी ना। यस सर। कंबशन जब बर्न होता है Yes, सब्सटेंस, जब किसी सब्सटेंस को बर्न करते हो तो बर्न करने के बाद जो हीट रिलीज होती है वो कहाँ जाती है? सराउंडिंग में नहीं जाती है। यस सर। तो सिस्टम से हीट कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में। और ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है यस। कि जब वो प्रोसेस, मतलब हम कैसे, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, या तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं डायरेक्टली लिख दूं कि पहला क्राइटेरिया ये था, या फिर मैं ऐसे करूं कि पहले आपसे डिस्कस करूं और थोड़ा बहुत आपकी राय लूं कि नहीं बच्चों ऐसा क्राइटेरिया ठीक है कि नहीं ठीक है। आल्दो ये फेल हो जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन पहला क्राइटेरिया ये क्यों आया ये थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस होती हैं जिसके अंदर जिस प्रोसेस, मतलब प्रोसेस जो होता है वो मिनिमम एनर्जी की तरफ टेंड होता है। आप ये कह सकते हो कि डाउन टू द हिल वाटर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है जिसमें कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है। ऐसा एक हम क्राइटेरिया ले सकते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? देखो, इसको देखने के बाद द फर्स्ट क्राइटेरिया इज, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो अच्छा बताओ, ड्राइविंग फोर्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ने के लिए क्या चीज़ मजबूर करती है? अगर किसी बच्चे को पेरेंट्स को नहीं करना पड़ रहा पढ़ने के लिए और तब भी वो पढ़ता रहता है, बताओ उसको क्या, उसके लिए क्या ड्राइविंग फोर्स है? उसका एम। उसका एम। वेरी गुड। वैसे यहाँ पे हमने क्राइटेरिया निकाला है कि रिएक्शन ट्राई टू ऑब्टेन मिनिमम एनर्जी। जैसे देखो ध्यान से, ये दो बॉल है बच्चों, ये दो बॉल नीचे की तरफ मूव करेंगे, मूव करेंगे? बताओ पहले। यस सर करेंगे। अपने आप करेंगी ना। और यहाँ पे आकर के Yes, ऐसा sir. लगेगा कि ये बॉल स्टैटिक हो गई हैं, रुक गई हैं। अब यहाँ पर इनकी क्या स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी है कि नहीं है? यस सर यहाँ पे ये स्टेबल है। हाँ, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो क्या हो रहा है कि जो सब्सटेंस है वो मिनिमम एनर्जी की तरफ टेंड होता है और उधर जाता है जहाँ पर उसकी एनर्जी कम हो सके, तो हम बोलेंगे वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है जो मिनिमम एनर्जी तरफ जाता है। अब इसको केमिस्ट्री में, अब ये तो एक जनरल बात हो गई, अब केमिस्ट्री में लिखना है तो हमें स्पॉन्टेनिटी ना स्टेट फंक्शन से बताना होगा, जो हमने पढ़ा है डेल्टा यू से, डेल्टा एच से। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेल्टा एस और फिर डेल्टा जी। तो पहला क्राइटेरिया है कि अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एच पॉजिटिव है वो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और इसे एग्जाम्पल क्या दिया गया? डेल्टा एच नेगेटिव एग्जाम्पल बताओ जरा मुझे। डेल्टा एच नेगेटिव क्या एग्जाम्पल है? न्यूट्रलाइजेशन। क्या एग्जाम्पल है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन। एक ये एग्जाम्पल पढ़ा है मैंने, और दूसरा क्या बताया आपको? कंबशन। हाँ, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। इन दोनों का डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव।
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तब प्रोसेस हो रहा है, तो बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हीट एब्जॉर्ब ना हो तो प्रोसेस नहीं होगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना? यानी कि किसी प्रोसेस होने के लिए आप हीट जब देते जा रहे हो तभी हो रही है वो, तभी हो रहा है वो प्रोसेस, तब वो क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा पहला क्राइटेरिया था। लेकिन देखो इस क्राइटेरिया की लिमिटेशंस क्या हैं? ध्यान समझना। सपोर्ट कंप्लीट नहीं आ रहा। दो लो कंप्लीट आ गया। बच्चों बताना, इस बीकर में आपने ये आइस रख दी, दिस आइस, ठीक है? इस आइस ने क्या किया बच्चों? सराउंडिंग से क्या ऑब्जॉर्ब किया? हीट को ऑब्जॉर्ब किया। हीट ऑब्जॉर्ब किया। ये आपका सराउंडिंग है। ठीक है? बताओ जरा, अगर ये आइस, अच्छा सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किया, हमने तो हीट नहीं दी ना, नो सर। तो इसका डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बताओ। नेगेटिव। ओहो, सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो रहा है ना डेल्टा एच। डेल्टा एच पॉजिटिव है बिकॉज एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है? यस सर। बट ये प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? सर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। इसके बाद नेक्स्ट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अपने आप होता है ना बच्चों? यस सर। बट इसका डेल्टा एच सर पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम सी वाटर के आसपास होते हैं, रिवर वाटर या कहीं भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हमें कूल फील होता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और उसमें क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ये अपने आप होता है। तो क्राइटेरिया हमारा फेल नहीं हो रहा है बच्चों। यस सर। ओके, अभी हमने कहा दो एग्जाम्पल के लेकर के कि न्यूट्रलाइजेशन और कंबशन की इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस। बट एक्चुअल में आप देख सकते हो कि ये प्रोसेस में इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, बट क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है। तो हमको नेक्स्ट क्राइटेरिया चाहिए ना, हमको नेक्स्ट क्राइटेरिया चाहिए। अब तो Yes, इसके sir. ये क्राइटेरिया तो फेल हो गया। यस सर। तो बताओ अब नेक्स्ट स्टेट फंक्शन हम क्या पढ़ेंगे? याद है मैंने कहा था कि जब आप डेल्टा जी पे पहुंच जाओगे तब चैप्टर ओवर होगा। बताओ नेक्स्ट स्टेट फंक्शन क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एंट्रोपी। एंट्रोपी, है ना? तो इसलिए नेक्स्ट, तो अब ये समझ लो आप मुझे कि कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि एंट्रोपी क्राइटेरिया आया क्यों, ये एंट्रोपी स्टेट फंक्शन क्यों आया। एक मेन रीजन क्या था? टू डिफाइन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो पहले क्राइटेरिया देने से पहले थोड़ा एंट्रोपी समझना पड़ेगा कि एंट्रोपी है क्या, हाउ टू डिफाइन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होती है? देखो एंट्रोपी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि केवल, ये भी ओनली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। मतलब कई लोगों ने मिल करके एक क्राइटेरिया बना दिया है, जैसे कि कोई सोसाइटी है मिलकर कोई रूल बना देती है, वैसे यहाँ पर एक क्राइटेरिया है जिसमें बहुत लोगों के डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो थॉट्स हैं। कोई इसको अलग तरीके से सोचता है, कोई अलग तरीके से। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, राइट? तो एंट्रोपी क्या है? देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है इसकी। इट मेजर, एंट्रोपी क्या होते हैं? इट इज ए स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन है पहली बात। इट मेजर randomness in the system। ठीक है? इट मेजर
randomness in the system, or randomness means disorder. मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं वो अभी हम सीखेंगे, बट ये है एंट्रोपी जो कि रैंडमनेस को मेजर करती है। रैंडमनेस का क्या मतलब है, अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। बताओ मुझे, सॉलिड लिक्विड गैस में ज़्यादा रैंडमनेस किस में होती है? गैस। वेरी गुड। तो देखो, गैस की एंट्रोपी लिक्विड से ज़्यादा होगी और लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड ज़्यादा होगी। और एंट्रोपी को बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे इंथैल्पी लिखते थे किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। 1 सेकेंड। देखो, जैसे कोई रिएक्शन है R2P, इसके लिए एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन लिखना है, बिकॉज एंट्रोपी इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इट इज ए स्टेट फंक्शन डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसे लिखते हैं इंथैल्पी की तरह। ठीक है, या एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोडक्ट, एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, चलो अभी रैंडमनेस पे आते हैं। रैंडमनेस को तो समझना। बताओ बच्चों, एक प्लेग्राउंड में 2 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और दूसरे में बहुत सारे लोग प्ले कर रहे हैं। बताओ कहाँ रैंडमनेस ज़्यादा होगी? सर फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में। अरे जब ज़्यादा लोग प्ले करेंगे तो ज़्यादा डिसऑर्डर होगा ना। सेकंड में। डिसऑर्डर मतलब गड़बड़। डिसऑर्डर का मतलब जहाँ पे चीज़ें कम ऑर्डर में हो। मतलब वही तो, इस बात को समझाने के लिए तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि डिसऑर्डर का मतलब समझो, जहाँ पे ज़्यादा अरेंजमेंट हो, जहाँ पे चीज़ों को ऑर्डर में लाने में दिक्कत हो, वो सारा डिसऑर्डर में आता है। ओके सर। हाँ, तो ठीक है। सो 2 पीपल प्लेइंग फुटबॉल इन 1 ग्राउंड, और एक में 10 लोग प्ले कर रहे हैं, तो जहाँ पे 10 लोग प्ले कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, ज़्यादा उनके आपस में टकराने के चांस होंगे, ज़्यादा गिरने के चांस होंगे, तभी तो ज़्यादा डिसऑर्डर होगा बच्चों। यस सर। हाँ, चलो 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा देखो, अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रही है। अच्छा बताओ, कोई सॉल्ट है, इस सॉल्ट NaCl सॉलिड है, इस ये सॉलिड जो है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसी सॉलिड को आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ऑल्दो NaCl अभी आयनों में टूटा नहीं है, एंट्रोपी विल इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। वेरी गुड। देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो आयंस हैं उनका मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इंक्रीज। हाँ, तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो इस प्रोसेस की मैं क्या लिखूं? एंट्रोपी पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। एंट्रोपी चेंज क्या होगा बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल की एंट्रोपी इनिशियल से ज़्यादा है, तो इस प्रोसेस की एंट्रोपी क्या आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, वेरी गुड। बताओ जरा, एक बीकर में वाटर लिक्विड है, दूसरे बीकर में वाटर वेपर है, किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी? सर वाटर वेपर। वेपर। चलो, एक रिएक्शन आपने पढ़ी है NaSCO3 सॉलिड, अगर इसको आप हीट करो तो बनता था Na2CO3, है ना 10th की रिएक्शन। प्लस क्या बनता है? CO2 गैस, और प्लस क्या बनता है? H2O लिक्विड। बताओ जरा, ये आपका रिएक्टेंट है बच्चों, यस सर। और प्रोडक्ट में क्या है? सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। किस साइड एंट्रोपी ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट साइड ना, बिकॉज प्रोडक्ट साइड में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी, मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन रिएक्टेंट साइड में केवल क्या है? सॉलिड है।
तो फाइनल एंट्रोपी ज़्यादा है या इनिशियल एंट्रोपी ज़्यादा है? फाइनल फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव इस प्रोसेस की एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और एग्जांपल देखो जरा। अगर मैंने NH4Cl सॉलिड को एक्वस में डिजोल्व किया वाटर में और ये टूट गया NH4 प्लस NCl माइनस एक्वस में, ठीक है, इस प्रोसेस की एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? सर पॉजिटिव क्योंकि ये आयंस में मूवमेंट ज्यादा होगा ना बच्चों। यस सर ओके, तो एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव क्योंकि ये सॉलिड में है। तो इसको जब जब किसी सॉलिड को वाटर में डालते हैं तो वो आयन में टूट जाता है, तो एंट्रोपी विल बी मोर। ठीक है, यस सर। यस सर इस बीकर में H2 गैस है, प्रेशर 1 atm है, और दूसरे बीकर में भी H2 गैस है सेम अमाउंट में, और इसमें प्रेशर जो है वो 5 atm है। बताओ, दोनों में हमने प्रेशर बढ़ा दिया, दोनों में एंट्रोपी किसमें ज़्यादा है? देखता हूँ मैं कौन बताता है इसका आंसर। सर 180 वाले में सर 180 अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। प्रेशर बढ़ाने के बाद आपने पार्टिकल्स को क्या कर दिया है, फिक्स करने की कोशिश की है, उनकी मूवमेंट को क्या किया बच्चों, कम किया है। अच्छा, प्रेशर बढ़ाने मतलब एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन? सर कंप्रेशन कॉम्प्रेशन। हाँ, तो इसलिए जब एक्सपेंशन होता है तो उसका मोमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इस प्रोसेस की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? अगर मैं हाई प्रेशर सर नेगेटिव नेगेटिव, तो इस प्रोसेस की एंट्रोपी क्या है, नेगेटिव। अगर आप लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाते हो तो एंट्रोपी विल बी नेगेटिव। वेरी गुड। तो इस तरीके से एंट्रोपी रैंडमनेस मेजर करती है। अगर किसी रिएक्शन में गैसीय प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, Yes, sir. एक क्वेश्चन और बताना मुझे जरा। Yes, sir. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सब्सटेंस है, कोई सेम सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस मान लो मैं इसको बोल देता हूँ कि दिस इज सम, कोई सब्सटेंस ए है, मान लो दिस इज ए सब्सटेंस, और इसका टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सेम सब्सटेंस, सेम अमाउंट, सेम सब्सटेंस सेम अमाउंट, बट टेम्परेचर जो है +20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सेम सब्सटेंस ए है। पहले मुझे ये बताओ, किसी प्रोसेस में हीट इंटर करने से उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज होगी ओके, वेरी गुड। ये कोई सब्सटेंस है और इसमें अगर हीट इंटर करोगे, इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। सभी बच्चे इस बात से एग्री करेंगे क्योंकि हीट देने से उनकी एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगा और एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। सभी लोग एग्री करते हैं इस बात के, हीट इंटर करने से एंट्रोपी बढ़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि एंट्रोपी चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट गिवन? यस सर। मेरे पास, मैं कहता हूँ कि हमेशा ऑप्शन होता है कि डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूँ, लेकिन इसलिए थोड़ा बहुत सोचने की वजह से मैं इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और इसलिए आज की क्लास में सिर्फ आपसे ही सब कुछ पूछा मैंने, कुछ खास आगे सिलेबस नहीं बढ़ा, जबकि मैंने सोचा था कि मैं आज फिनिश कर दूंगा चैप्टर को। बट कोई बात नहीं, समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये -20 डिग्री पे है, ये +20 डिग्री पे, सेम अमाउंट का सब्सटेंस है, उनका जो है पार्टिकल भी, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, सब्सटेंस सेम है। बट अगर मैं इसमें हीट इंटर करूं, अच्छा
इसको -20 डिग्री से मान लो हमको लेके आना है 50 डिग्री तक, और इसको 20 डिग्री से लेके आना है 50 डिग्री तक। दोनों को सेम टेम्परेचर तक बढ़ाना है, इतनी हीट करना है कि ये +20 से कितना हो जाए 50 डिग्री, और ये कितना हो जाए -20 से 50 डिग्री। बताओ, इसमें हीट इंटर की गई Q1, इसमें हीट इंटर की गई Q2, ठीक है। बताओ 50 डिग्री तक करने के लिए किस में एंट्रोपी ज़्यादा इंक्रीज होगी? ए में ओके, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट, ए में एंट्रोपी ज़्यादा इंक्रीज होगी। बताओ लोअर टेम्परेचर में हीट इंटर करने से ज़्यादा एंट्रोपी इंक्रीज होती है या हायर टेम्परेचर में? लोअर टेम्परेचर। वेरी गुड, दैट मीन्स हायर टेम्परेचर में तो एंट्रोपी ऑलरेडी हाईएस्ट है, तो उसमें क्या होगा, मान लो कोई सब्सटेंस अब 20 डिग्री पे वो सॉलिड रहा होगा और 20 डिग्री पे ये गैस ही है पहले से, तो जब सॉलिड को आप दे रहे हो 50 डिग्री लाने के लिए टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है कि आप सॉलिड से गैस लेके आए हो, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज एंट्रोपी। और यहाँ पे क्या था, पहले ही से गैस में है, उसमें थोड़ा सा हीट दे दिया तो एंट्रोपी में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो हीट इंटर एट लोअर टेम्परेचर विल इंक्रीज एंट्रोपी मोर, ठीक है। इसलिए मैथमेटिकली एंट्रोपी कैसे लिखते हैं, DS = dQ/T। लो टेम्परेचर पे हीट इंटर करोगे तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो लो टेम्परेचर देखो यहाँ पे अपॉन टी को ज़्यादा, इसमें माइंड मत लगाना मैथमेटिकली, बस ये समझ लेना कि लोअर टेम्परेचर पे हीट इंटर करने से एंट्रोपी ज़्यादा होती है और हायर टेम्परेचर पे नहीं इंक्रीज होती है, ठीक है। और हीट के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं। कल अब इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे, इसी पॉइंट से मैं आगे बढ़ाऊंगा। ओके, नाउ यू कैन लीव।